नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे अंगुलियों के नीचे और ग्रहों के पर्वतों पर पाए जाने वाले मुद्रिका के चिन्ह, जिसको वलय भी बोला जाता है। अर्धचंद्र के आकार के जो निशान अंगुलियों के नीचे बनते हैं वो बहुत ही कम हाथों में ऐसे निशान पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं तो इसका क्या फल होता है हम उस पर आज चर्चा करेंगे। हाथ में पाए जाने वाली हर रेखा और हर चिन्ह का एक अपना अलग महत्व होता है। हम हर रेखा पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज के क्रम में हम वलय के बारे में सरलता पूर्वक समझाने की चेष्टा करूंगा आपको। अतः आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर समझने की चेष्टा करें, ताकि आपको संपूर्ण हस्तरेखा देखने का ज्ञान सरलता पूर्वक हो सके। अतः आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। साथियों, आज हम हाथ में पाए जाने वाले वलय के बारे में चर्चा करते हैं। ये वलय किसी की इस अंगुली पर भी पाया जा सकता है, किसी के हाथ में इस अंगुली पे भी होता है, किसी के हाथ में इस अंगुली पे होता है, किसी के हाथ में ऐसे भी पाया जाता है और किसी के हाथ में ये यहाँ भी बनता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं बृहस्पति का क्षेत्र। बृहस्पति की अंगुली के नीचे ये जो बृहस्पति पर्वत बनता है, इसके नीचे ये बनता है। ये शनि का क्षेत्र है, शनि की अंगुली है और शनि का क्षेत्र है। इसको शनि मुद्रिका बोलते हैं, इसको बृहस्पति मुद्रिका बोलते हैं, इसको सूर्य मुद्रिका बोलते हैं। ये जो लंबी मुद्रिका बनती है इसको शुक्र मेखला बोलते हैं, शुक्र मुद्रिका भी बोलते हैं, और इसको बुध मुद्रिका बोलते हैं। इनके प्रभावों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको वलय भी बोला जाता है, इसको मेखला भी बोलते हैं कई व्यक्ति, कई इसको मुद्रिका भी बोलते हैं और कई इसको अर्धचंद्र रेखा भी बोलते हैं। इन चार नामों से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु वलय गुरु मुद्रिका के बारे में। ये हो गया गुरु का क्षेत्र, गुरु की अंगुली के नीचे। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के यहाँ इस प्रकार से रेखा बन जाती है। ये बड़ी या छोटी कैसे भी बने, लेकिन इसका जो रूप होता है वो अर्धचंद्र आकार का होता है और ये बृहस्पति के क्षेत्र के ऊपर इतने क्षेत्र के ऊपर बनती है, जो बृहस्पति का पर्वत होता है उस पर ये बनती है। अतः जिस हाथ में भी ये रेखा होती है, ये रेखा बहुत ही कम हाथों में पाई जाती है। ऐसे लोग बहुत ही गुणवान होते हैं, परंतु अनुभव से ऐसी बात भी सिद्ध हुई है कि ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में ये बृहस्पति मुद्रिका बनती है, ऐसे व्यक्ति गंभीर प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनकी इच्छाएं तथा आकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी हुई होती है कि ये अपने आप को अत्यंत ही गुणवान और समझदार समझने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि गुरु पर्वत शुभ स्थिति में हो, उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ विद्या को प्राप्त भी करता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों में एक कमी होती है, ये जितना होते हैं उससे अधिक रोब दिखाते हैं ऐसे व्यक्ति। साथियों, ऐसे लोग व्यर्थ का आडंबर ज्यादा करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये बृहस्पति मुद्रिका पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति कम प्रयास करना पसंद करते हैं और ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति की यदि इच्छा कोई पूर्ति नहीं होती तो भी ये झूठी अफवाह फैला देते हैं ऐसे व्यक्ति। अतः ऐसे व्यक्ति को जो होते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अतः संक्षेप में कहें तो ऐसे व्यक्ति आडंबर को ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं, लेकिन खुश मिजाज होते हैं और अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति तरक्की भी करते हैं और उनमें गुण भी पाया जाता है, गुणवान भी होते हैं। फिर दूसरी प्रकार के वलय के बारे में बात करें हम, तो अब बात करते हैं हम शनि वलय के बारे में। किसी हाथों में शनि पर्वत पर भी ये अर्धचंद्र पाया जाता है। ये जो क्षेत्र होता है बीच की अंगुली के नीचे का, ये शनि का क्षेत्र होता है। ये जो वलय बनता है ये शनि पर्वत क्षेत्र को घेरता हुआ अर्धचंद्र की आकृति बना लेता है। अतः ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसा बना हुआ होता है, इसको शुभ नहीं कहा गया है, क्योंकि इस प्रकार की रखने वाला व्यक्ति एक प्रकार से संसार से विरक्ति रखने लग जाता है।
वो व्यक्ति इस लोक की चिंता छोड़ करके परलोक की चिंता को ज्यादा करने लग जाता है, जिससे ऐसे व्यक्ति के मन में एकांतवास की भावना ज्यादा आ जाती है। ऐसे व्यक्ति तंत्र और मंत्र साधना में ज्यादा रत रहते हैं। यदि शनि वलय भाग्य रेखा को नहीं छूता है, यदि ये शनि पर्वत होता है, ये इस भाग्य रेखा को नहीं छूता है, ये शनि वलय या ये भाग्य रेखा जाकर शनि पर्वत को नहीं छूती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार गृहस्थ भी बनते हैं और कई बार सन्यासी बन जाते हैं। साथ ही ये लक्ष्मी प्राप्ति भी नहीं कर पाते और लक्ष्य की प्राप्ति से भी ऐसे व्यक्ति भटक जाते हैं, जिनके ये शनि वलय के भाग्य रेखा नहीं छूती है। शनि वलय यदि किसी के बना हो तो भाग्य रेखा यदि इसको छुए तो ऐसा व्यक्ति साधु भी बन जाता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को रोग की दृष्टि से देखें तो ऐसे व्यक्ति के स्नायुविक कमजोरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है ऐसे व्यक्तियों को, और ऐसे व्यक्ति आखिरी में जाकर यदि इनका मानसिक संतुलन सही नहीं रह पाता तो ये आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। जिसके हाथ में ये शनि वलय बना हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों की एक विशेषता मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, उदासीन रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में निराशा तुरंत आ जाती है। शनि वलय जिसके हाथ में रेखा होती है, उनके जीवन की ऐसी विशेषता लगभग देखी है। और ये शनि वलय यदि किसी के हाथ में बन जाता है तो सूर्य क्षेत्र में बनी हुई अच्छी रेखाओं के प्रभाव को भी ये कम कर देता है, ऐसा भी देखने में आया है। अब हम बात करते हैं रवि वलय, सूर्य वलय के बारे में, जो सूर्य अंगुली के नीचे बनता है ऐसे अर्धचंद्र आकार में। अब इस सूर्य वलय के बारे में हम बात करें तो ये रेखा जो होती है वो दूषित प्रभाव को स्पष्ट करती है। चाहे रवि पर्वत कितना ही शुभ हो, कितना ही उच्च का हो, कितना ही बढ़िया बना हुआ हो, लेकिन ये सूर्य का जो पर्वत होता है, सूर्य रेखा जो गुण देती है, उस गुणों में ये रेखा बन करके कमी कर देती है। ये रेखा श्रेष्ठ कार्य तो करती है, परंतु इसमें यश नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं होती है उसके द्वारा ये श्रेष्ठ कर्म तो करवा देती है, लेकिन उस व्यक्ति को उस किए गए कर्म का यश नहीं मिलता, अपितु वो व्यक्ति अपयश का भागी हो जाता है। कितना अच्छा कर्म करो, उस व्यक्ति को यश कभी भी नहीं मिलता है। रवि पर्वत के सभी शुभ गुण अशुभ गुण में परिवर्तन ये रेखा कर देती है, तथा व्यक्ति के जीवन में जो होता है वो एक असफल व्यक्ति बनकर रह जाता है। सफलता ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं आ सकती जिसके तर्जनी अनामिका अंगुली के नीचे ये वलय बनता है और ये सूर्य पर्वत के ऊपर बनता है। ऐसा वलय यदि किसी के हाथ में बनता है तो ये ठीक नहीं होता है। ये यदि बनता है तो व्यक्ति के चरित्र को भी कलंकित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपयश बहुत ही सहन करना पड़ता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति खिन्न और दुखी रहते हैं जिसके सूर्य क्षेत्र के ऊपर ऐसी रेखाएं बनी हुई हो। अब हम शुक्र वलय के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ से प्रारंभ होकर के बृहस्पति की अंगुली और शनि की अंगुली के बीच से प्रारंभ होकर के ये सूर्य क्षेत्र में भी पहुंच सकता है और कभी कभी ये बृहस्पति क्षेत्र तक भी पहुंच जाता है, आधे चांद के रूप में बन करके। यहाँ भी ये रुक सकता है और यहाँ भी आगे बढ़ सकता है, ये दोनों जगह भी तक ही हो सकता है। तो इस प्रकार से जो वलय बनता है उसको हम शुक्र वलय बोलते हैं। यह शुक्र वलय रेखा कहलाती है, जो मध्यमा अंगुली के पास से और तर्जनी अंगुली के बीच में से निकल करके सूर्य पर्वत या फिर बुध क्षेत्र के ऊपर आकर ये रेखा जो समाप्त होती है, इसको हम शुक्र वलय बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो शुक्र वलय किसी के हाथ में बनता है, ऐसा व्यक्ति स्नायुविक दुर्बलता से ग्रसित होता है। ये अधिकाधिक भौतिक टाइप के व्यक्ति होते हैं तथा विक्षिप्तता, पागलपन टाइप का सा गुण ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है। यदि ये शुक्र मुद्रिका चौड़ी, गहरी और लाल रंग की हो तो व्यक्ति उपार्जित द्रव्य को भी समाप्त कर देता है। यदि ये चौड़ा, गहरा और लाल रंग लिए हुए ये वलय बना हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति
उसके पास में जो संचित द्रव्य होता है वो भी नष्ट कर देता है। ऐसे व्यक्तियों के जो विचार होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी करने वाला होता है और काफी दुर्गुण ये व्यक्ति के अंदर भर देती है। यदि ये शुक्र मुद्रिका पतली रेखा हो, उथली हुई हो, तो ज्यादा नुकसान नहीं करती है। यदि गहरी और चौड़ी बनी हुई हो तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। यदि ये पतली बनी हुई हो किसी के हाथ में तो वो नुकसान ज्यादा नहीं करती है। जिसके हाथ में ये पतली रेखा बनती है ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं और ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों को तुरंत समझने वाले होते हैं, चतुर होते हैं और बात करने में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं जिनके हाथ में शुक्र वलय पतला सा बनता है। यदि ये चौड़ा और गहरा बन गया तो ये नुकसानदायक होता है। स्त्रियों के हाथों में भी ऐसा बनता है तो वो भी उसके चरित्र के लिए ठीक नहीं कहा गया है। यदि ये मुद्रिका टूटी फूटी अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो निम्न कुल के व्यक्तियों के साथ में संपर्क रखने वाले होती हैं। यदि ये शुक्र मुद्रिका आगे बढ़कर इस विवाह रेखा को भी स्पर्श कर दे या काट दे तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुखी नहीं रह पाता है। ऐसी ये जो रेखाएं होती है शुक्र मुद्रिका, ये भाग्य रेखा को काटे, यहाँ से जो भाग्य रेखा उठती है इस भाग्य रेखा को यदि बीच में से ये शुक्र वलय काट देता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है। यदि ये यहाँ से निकली हुई स्वास्थ्य रेखा को यदि ये रेखा काट देती है, किसी किसी हाथों में काटती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक नहीं रह पाता है। यदि किसी के हाथ में ये हृदय रेखा को, ये जो हृदय रेखा होती है इसको काट देता है, ये वलय ऐसे बनते हुए इस रेखा को काटते हुए यदि आगे बढ़ता है तो ये भी ठीक नहीं कहा गया है। ऐसे व्यक्तियों का जो होता है हृदय बेकार हो जाता है, हृदय रोग बना देता है ऐसा व्यक्तियों को और हृदय घात की संभावना को ये बढ़ा देता है। यदि ये मुद्रिका रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में ये गहरी बनी हुई हो तो नुकसानदायक, और पतली बनी हुई हो तो कुछ लाभदायक भी होती है। लेकिन ये भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और हृदय रेखा को काटे तो इसका शुभ फल नहीं कहा गया है। अब हम बात करते हैं बुध वलय के बारे में। ये जो छोटी अंगुली के नीचे का क्षेत्र होता है ये बुध का क्षेत्र होता है और बुध की अंगुली के नीचे भी किसी किसी व्यक्ति के ऐसे इस प्रकार से ये वलय बना हुआ होता है जो कनिष्ठिका अंगुली के बाहर तक भी निकल जाता है, ये नीचे तक भी ऐसा आ जाता है किसी किसी के हाथ में। ये वलय बुध मुद्रिका कहलाती है। ये गुणों को न्यून करती है। ऐसे व्यक्ति की जो होती है बचपन से ही शिक्षा से वंचित हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और अपनी यौवनावस्था में धन भी ऐसे व्यक्ति को नहीं कमा पाता। ऐसे व्यक्तियों को दुख और तकलीफ मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में ये बुध मुद्रिका बनी हुई होती है, जो जो ऐसे व्यक्तियों को उम्र बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति दूषित कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, उनके दिमाग को ये स्थिर नहीं रहने देती है। ये मैंने आपको बृहस्पति मुद्रिका, शनि मुद्रिका, सूर्य मुद्रिका, शुक्र मुद्रिका और बुध मुद्रिका के बारे में सरल रूप से समझाने की चेष्टा की है। अतः अब अगले वीडियो में है हम अन्य रेखाओं के बारे में सरल रूप से चर्चा करेंगे। आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। हस्तरेखा सीखने के क्रम में इन वलयों का भी एक अपना महत्व होता है, अतः इनको भी अपने को सीखना जरूरी था। नमस्कार।